तो आज की जो वीडियो है केवल उन 1% बच्चों के लिए है जो सीरियसली चाहते हैं कि 2026 में एक गवर्नमेंट जॉब उनके हाथ में हो। ये उस भेड़ चाल के लिए नहीं है बिल्कुल भी, जो आए और वीडियोस को रील की तरह स्क्रॉल करते हुए निकल गए, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी लेकिन आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत शानदार भी होगी। तो नमस्कार, मैं हूं सचिन ऋषि और आप जुड़े हैं ऋषिकुल एकेडमी के साथ में। आज की जो वीडियो है वो अनुसूचियों के ऊपर है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर कोई भी बच्चा इस पूरी वीडियो को देखता है तो उसको अनुसूचियां दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, यूपी पीसीएस की, यूपीएससी की, आरएएस के एग्जाम की, बीपीएससी की, एसएससी एग्जाम्स की या किसी टीचिंग एग्जाम की। तो सभी एग्जाम के अंदर जो मेन क्वेश्चन और हार्डकोर क्वेश्चन पूछे गए वो सारे इंक्लूड कर रखे हैं मैंने। पहले मैं एक स्टोरी के फॉर्म में इन अनुसूचियों को शुरू करता हूं। तो शुरू करते हैं हम लोग कि अनुसूची पढ़ने से पहले बस मन में एक बार ये मान ले कि आप इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं या फिर एक नेता बनने जा रहे हैं। तो नेताजी सोच रहे हैं कि ये जो संविधान के अंदर अनुसूचियां हैं, इसमें किस अनुसूची के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो आपने एक नेता के रूप में सबसे पहले देखा कि यह है मेरा प्यारा भारत, जिसके अंदर मैं अपनी राजनीति स्टार्ट करने वाला हूं। तो यहां से आपको पता चलेगा अनुसूची 1 के बारे में, जो आपको बताएगी कि भारत और इसके संघ राज्य क्षेत्रों के अंदर 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। जैसे ही आप अनुसूची 2 पर जाओगे तो नेताजी के दिमाग में आया कि मैं नेता तो बन रहा हूं, क्या मुझे कुछ वेतन की प्राप्ति भी होगी। तो अनुसूची 2 के अंदर वही बात की गई है, रोकड़ा कितना मिलेगा भाई, वेतन कितना होगा, पैसा कितना आएगा। इसके बाद में अनुसूची 3 कहती है कि नेताजी देखो, इस राजनीति में आते ही हर व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आप देशवासियों के साथ धोखा ना करें, भ्रष्टाचार ना करें, हमारी चीजों को गोपनीय रखें, संविधान का संरक्षण करेंगे। इसके संबंध में आप पहले एक शपथ लीजिए। इन्होंने शपथ ले ली। उसके बाद में कहा गया कि भाई अब सीट बताओ मेरी कहां पर है। तो अनुसूची 4 कहती है कि राज्यसभा के अंदर हर राज्य को कितनी कितनी सीट दी जाएगी। उसके बाद में अब नेताजी निकलेंगे अपने राज्य क्षेत्रों के अंदर और देखेंगे किस राज्य में कितनी जनसंख्या रहती है, कहां पर शेड्यूल ट्राइब है, कहां पर शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट चूंकि उनको दिखेगी कि भाई ये तो वल्नरेबल कैटेगरी है, ये लोग विकास की गति में थोड़े पीछे हैं, तो इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान करते हैं। तो अनुसूची 5 पहुंच गए। उसके बाद में देखा कि कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर शेड्यूल ट्राइब्स अपने बहुत प्राचीन संस्कृतियों को मानती हुई आई है, उनके लिए कुछ स्वायत्ता, ऑटोनोमस, उन्हें कुछ ज्यादा स्वतंत्रता देनी पड़ेगी। तो उन क्षेत्रों में जैसे ही गए नॉर्थ ईस्ट में, तो देखा कि भाई 4 राज्य तो ऐसे हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर कि इनको तो विशेष राज्य का दर्जा देना पड़ेगा। अनुसूची 6 आ गई। उसके बाद में भाई आपस में लड़ाई ना हो, तो क्या कहीं शक्तियों का भी बंटवारा हो रखा है कि किस काम को कौन करेगा, किस काम को केंद्र सरकार करेगी, किस काम के ऊपर कानून राज्य सरकार बनाएगी, किसके ऊपर दोनों कानून बना सकते हैं। तो इसके लिए अपनी अपनी पावर का विभाजन कर दिया। यह अनुसूची 7 के अंदर 3 सूचियों को बना करके, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो यहां पर शक्तियों का बंटवारा हो गया। अभी तक आप 7 अनुसूचियां पढ़ चुके हैं। इसके बाद में 8वीं अनुसूची जो में जाओगे तो जहां के लोग, जैसे लोग, जैसी भाषा वैसी ही भाषा बोलेंगे आप, तभी आप अट्रैक्ट कर पाएंगे वहां के लोगों को वोट देने के लिए। तो भाषाएं किस अनुसूची के अंदर रखी गई, वो रखी गई अनुसूची 8 के अंदर। अभी इनके बारे में एक एक पर बहुत डिटेल में बात करेंगे, कहां से कितने प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे। उसके बाद में भूमि सुधार करेंगे, क्योंकि देखा जाएगा कुछ लोग बहुत अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं। कुछ हमारे जब उपनिवेश रहे थे अंग्रेजों के, तो उनके द्वारा किसानों की भूमि को कब्जा लिया गया था जमींदारों के द्वारा। तो उस भूमि का विभाजन किया जाएगा, उस भूमि का बराबर बंटवारा किया जाएगा। तो भूमि सुधार अनुसूची
नो के अंदर रख दी। उसके बाद में आगे चलेंगे, नेताजी को यह भी डर रहेगा कि मेरी पार्टी के लोग ऐसा ना हो जाए कि दूसरी पार्टी में चले जाएं, दल बदल लें, या फिर शक्ति प्राप्त करने के लिए, मंत्री बनने के लिए किसी दूसरी पाले में कूद जाएं। तो ऐसी चीजों से बचाने के लिए अनुसूची 10 लेकर के आएंगे, जिसमें दल बदलने से विरोधी संबंधी अधिनियम रखे जाएंगे कि अगर कोई दल बदलता है तो उसकी सदस्यता कैसे कैसे समाप्त हो जाएगी। उसके बाद में अब विकास की बात करेंगे, तो विकास की यात्रा, क्योंकि असली भारत गांव में बसता है, तो अनुसूची 11 किसके बारे में बात करेगी? पंचायती राज के, जो कि गांव के स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लागू होगा। उसके बाद में ट्रांजिशन होकर के अब जनसंख्या काम की खोज में, शिक्षा की खोज में, सुविधाओं की खोज में शहर की तरफ जाएगी, तो अब शहरी क्षेत्र को देखना शुरू किया जाएगा। और अनुसूची 12 के अंदर यही नगर पालिका की बात की गई है, जो शहरी स्तर पर स्थानीय स्वशासन की बात करता है। तो यहां तक तो मैंने आप लोगों को सिर्फ इतना बताया कि किस अनुसूची के अंदर किस बारे में बात की गई है, लेकिन अब किस किस अनुसूची से कैसे कैसे प्रश्न बनेंगे और किन किन चीजों को आपको याद रखना चाहिए, वो आगे बताऊंगा। लेकिन मैंने पहले ही बताया था, यहां तक जब पहुंचोगे ना, तो 1% भीड़ ही होगी जो यहां तक पहुंच पाएगी, उससे पहले ही बाकी निकल चुके होंगे, क्योंकि भेड़ चाल नहीं चलनी। और भेड़ चाल के लिए मैं ये वीडियो बना भी नहीं रहा। जो भी बच्चा इस वीडियो को देखे वो इस हिसाब से देखे कि मुझे एक बार अनुसूची पढ़नी है, उसके बाद खत्म। तो अब बात करते हैं यहां से आगे अनुसूची एक एक चीज की। तो यहां से स्टार्ट हुआ कि कौन सी जगह है भारत, और भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पैसा कहां से आएगा, यानी कि वेतन की बात की गई अनुसूची 2 में। शपथ कौन सी लेनी होगी अनुसूची 3 के अंदर। सीट कितनी होगी राज्यसभा के अंदर अनुसूची 4 में। एससी और एसटी के लिए सभी राज्यों के अंदर क्या प्रावधान होंगे अनुसूची 5 में। नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्य किस अनुसूची में है? अनुसूची 6 के अंदर। उसके बाद में जो शक्तियों का बंटवारा है, राज्य सूची, केंद्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, वो अनुसूची 7 में। जो 22 भाषाएं हैं वो अनुसूची 8 के अंदर। उसके बाद में भूमि सुधार से संबंधित प्रावधान अनुसूची 9 में। दल ना बदलने से संबंधित प्रावधान अनुसूची 10 में। गांव के विकास से संबंधित प्रावधान यानी कि ग्रामीण स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज व्यवस्था अनुसूची 11। और उसके बाद में अनुसूची 12 ये शहरी स्थानीय स्वशासन। अभी देखेंगे कि किस संविधान संशोधन से कौन कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई। एक एक प्रश्न बहुत काम का होगा, देखेगा अब यहां पर। अनुसूची 1 फर्स्ट शेड्यूल के अंदर क्या रखा गया है? कहा गया है कि जो भारत है उस भारत में राज्य भी होंगे और यूनियन टेरिटरी भी होंगी, केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। लेकिन कितने राज्य होंगे? 28। और कितनी यूनियन टेरिटरी होंगी? 8। वर्तमान समय में यह बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। जैसे ही कोई ऐसा होगा ना, कोई राज्य हम भारत में ऐड करेंगे, मान लो कल के दिन बलूचिस्तान आकर के कह दे कि भाई मैं तो भारत का अंग बनना चाहता हूं, तो किस अनुसूची में जोड़ोगे? अनुसूची 1 के अंदर जोड़ना है उसको, अनुसूची 1 में। तो राज्य 28 से बढ़कर के कितने हो जाएंगे? 29। अब मान लो कोई ऐसा स्टेट हो जो ये कहने लगे कि जी मुझे तो एक काम करिए, आप विभाजित करके यूनियन टेरिटरी बना दीजिए, तो अनुसूची में कहां पर जोड़ेंगे? अनुसूची 1 के अंदर। अब जैसे ही यूनियन टेरिटरी की संख्या देखोगे वो घटेगी या बढ़ेगी, तो यह काम कहां पर होगा? यह होगा सारा का सारा अनुसूची 1 के अंदर। तो यहां पर याद रखिएगा, यूपीएससी 2020 के प्री एग्जाम में यदि भारत के संविधान में एक नया राज्य का निर्माण किया जाता है तो किस अनुसूची में संशोधन करना होगा, तो आप आंसर दोगे सर अनुसूची 1 के अंदर यह संशोधन कर दीजिए। जहां भी नया राज्य जुड़ेगा 28 की जगह 29, 29 की जगह 30, 30 की जगह 31 हो जाएंगे। तो जैसा एग्जांपल दिया मैंने बलूचिस्तान का, हमने माना है सिर्फ, अभी बाद में जोड़ेंगे भी। तो अगर बलूचिस्तान भारत में जुड़ता है तो कहां पर जुड़ेगा? अनुसूची 1 के अंदर प्रवेश कराना होगा। अब जैसे कि किसी रजिस्टर में किसी बच्चे का स्कूल में जाते वक्त नाम चढ़ाना पड़ता है, ऐसे ही कोई नया राज्य आएगा तो उसका नाम जिस रजिस्टर में चढ़ेगा उसको कहा जाता है अनुसूची 1। इसके बाद में अब यहां पर ये लेटेस्ट अपडेट याद रखेगा। लेटेस्ट अपडेट ये है कि दादर और नागर हवेली और साथ में ही दमन और दीव
अब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिए गए थे मर्जर एक्ट 2019 में। लद्दाख बिना विधानसभा वाला, क्योंकि पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही राज्य हुआ करता था, जम्मू कश्मीर के नाम से जानते थे। बाद में क्या किया, 2019 में 31 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ला करके हमने जम्मू कश्मीर को दो यूनियन टेरिटरी में जोड़ दिया, एक जम्मू कश्मीर, एक लद्दाख, जिसमें जम्मू कश्मीर के अंदर तो विधानसभा बनेगी लेकिन लद्दाख के अंदर विधानसभा नहीं है। वही लिखी हुई है, लद्दाख बिना विधानसभा वाला यूटी है जबकि जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला यूटी है। यह फर्क इंटरव्यू में किसी एग्जाम के आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या फिर आप लोग यूपीपीएससी या फिर बीपीएससी एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहां तक मैं सुनिश्चित हूं कि आप एक एक चीज समझ गए होंगे। उसके बाद में अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी मैंने बताया कि ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था और उसके बाद में जम्मू कश्मीर अब राज्य नहीं रहा, क्या बन गया है, यूनियन टेरिटरी बन गया है। इसके बाद में अब कितने राज्य हैं, 28, और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में 8। अब मैंने जो बात बताई थी कि दादर और नागर हवेली, दमन एंड दीव दोनों को मर्ज कर दिया गया था, ये 26 जनवरी 2020 से लागू कर दिया गया। अब ये दोनों के दोनों कितने यूनिट यूटी कहलाएंगे, आप कहोगे ये एक यूटी है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो अब ये एक हो गया, तो जब जम्मू कश्मीर को विभाजित किया गया था तो 9 यूनियन टेरिटरी हो गए थे, अब एक को हमने मर्ज कर दिया तो कितने यूनियन टेरिटरी बच गए, 8। अब 9 पर टिक मत कर देना, 8 बचे हैं। इसके बाद में अब यहां से बात करते हैं, यूपीपीएससी 2023 का एक सवाल है, यदि भारत के संविधान की पहली अनुसूची में संशोधन किया जाता है तो किस अन्य अनुसूची में बदलाव की संभावना सबसे अधिक है, आपको आंसर करना है इस क्वेश्चन का क्लास के लास्ट में, है ना, आंसर करेंगे। अब बात करते हैं पैसा, मनी ट्रैप, हनी ट्रैप नहीं है, मनी ट्रैप है फिलहाल, अभी हनी पर नहीं जाना, मनी के ऊपर रहिएगा। तो वेतन भत्ते का जिक्र कहां पर किया गया, अनुसूची 2 के अंदर, शेड्यूल 2 के अंदर किया गया। नेताजी को क्या चाहिएगा, पैसा वेतन के रूप में। और याद रखिएगा यहां पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ क्या इसमें प्रधानमंत्री की सैलरी भी लिखी है, तो याद रखिएगा जितने भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं केवल उनकी जानकारी सैलरी की यहां पर दी गई है। प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, चीफ मिनिस्टर, इनके वेतन की जानकारी यहां पर अनुसूची 2 में नहीं दी गई। दूसरी अनुसूची में पीएम, सीएम या किसी मंत्री की सैलरी नहीं है, उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है, संसद डिसाइड करती है अलग से कानून बना करके। तो यानी कि प्रधानमंत्री की, मंत्री परिषद की, सीएम की, इनकी सैलरी का जिक्र अनुसूची 2 में नहीं है। इस अनुसूची में केवल संवैधानिक बॉडीज, कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज जो हैं उनकी सैलरी का प्रावधान किया गया है। तो इतनी बात आपको याद हो गई। अब यहां से बात करते हैं कि मेरे साथ में याद करते हुए चलिएगा साथ में, क्योंकि दोबारा नहीं पढ़नी है। यहां पर किस किस के वेतन और भत्तों का जिक्र किया गया, राष्ट्रपति, हां किया गया, राज्यपाल बिल्कुल किया गया, लोकसभा अध्यक्ष बिल्कुल किया है, विधानसभा के अध्यक्ष बिल्कुल कर रखा है, राज्यसभा के चेयरमैन बिल्कुल, विधान परिषद के चेयरमैन उनका भी किया गया है, उससे अलग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज जिक्र कर रखा है, कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उनके वेतन का जिक्र भी अनुसूची 2 के अंदर किया हुआ है। अब यहां तक आपको कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं उलझेगा कि आपको कोई प्रश्न में उलझा दिया जाए। तो बस याद रखना है प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर्स की सैलरी यहां पर नहीं दी होती। एक क्वेश्चन और बनता है यहां से जो आप लोगों को बहुत बार उलझा सकता है, भारत में उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति होने की फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, क्योंकि उपराष्ट्रपति का जो पद बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि अगर राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, किसी भी कारणवश दुर्भाग्य से जो है एक्सपायर कर जाते हैं, त्याग पत्र दे देते हैं, तो उनके पद को किसी भी क्षण के लिए खाली नहीं छोड़ा जा सकता। तो क्या करेंगे, उपराष्ट्रपति उनके पद को संभाल लेंगे। लेकिन उपराष्ट्रपति तब तक क्या वेट में बैठे रहें, इंतजार करें क्या बैठ करके कि किसी दिन राष्ट्रपति छुट्टी पर जाएंगे और दोबारा मुझे बुला लेंगे कि भाई आजा और पद को संभाल ले, तो ऐसा तो होगा नहीं। अब उनको 4 लाख रुपए प्रति माह वेतन दिया जाएगा, तो क्या केवल और केवल इस इंतजार में दिया जाए कि दुर्भाग्य से राष्ट्रपति जी एक्सपायर होंगे और मैं उस पद के ऊपर आ बैठूंगा।
ऐसे तो नहीं कर सकते। तो उनको वेतन किसके लिए दिया जाता है? उन्हें जो 4 लाख रुपए महीने का वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति होने के नाते मिलता है, ना कि उपराष्ट्रपति की। तो याद रखिएगा इस चीज को। इसीलिए शेड्यूल 2 में उपराष्ट्रपति शब्द नहीं लिखा है, राज्यसभा का सभापति शब्द को लिखा गया है। तो यहां तक की सारी चीजें अगर आप लोगों को क्लियर हो गई हो तो आप लोगों को एक काम जरूर करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अपने साथियों के साथ में, अपने ग्रुप्स में, अपने स्टेटस के ऊपर, व्हाट्सएप स्टेटस तो लगाते ही होंगे ना, वहां पर चस्पा कर देना। बाबू सोना भी देख लेगा और उसके साथ साथ में तैयारी भी कर लेगा, आपके भी हाथ पीले और आपकी जोड़ी के भी हाथ पीले। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपके ही साथ। ठीक है, क्या लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर की शपथ तीसरी अनुसूची के अंदर दी गई है? तो याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अलग से कोई शपथ नहीं लेते, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो सामान्य सदस्य, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं, केवल एक सांसद या एमपी के रूप में शपथ लेते हैं। इसीलिए उनकी शपथ का प्रावधान अनुसूची 3 के अंदर नहीं दिया गया। तो अनुसूची 3 किसके बारे में बात कर रही है? अब बात कर रही है कि अनुसूची 3 के अंदर शपथ संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। और शपथ संबंधी प्रावधान में याद रखिएगा कि 1963 में एक संविधान संशोधन किया गया था और उस संविधान संशोधन में यह कहा गया था कि केवल एक शपथ नहीं लेंगे, शपथ 2 ली जाएगी। एक तो जिस टाइम पर आप पर्चा भरने जाएंगे उस टाइम पर, और एक जो है जब पर्चा भरने के बाद आप कैंडिडेट बन जाते हैं उसके बाद में, जब आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि एमएलए बन जाते हैं तो एक शपथ उसकी ली जाएगी। और अगर एक व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के बाद में अगर वही व्यक्ति ऐसा हो जाए कि मंत्री भी बन जाए तो गोपनीयता की शपथ भी लेगा। तो अनुसूची 3 का संबंध किसके साथ? आप कहोगे सर अनुसूची 3 का संबंध है शपथ संबंधी प्रावधान। किसके शपथ संबंधी प्रावधान? जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं। तो क्या इसमें राष्ट्रपति की शपथ होगी? तो क्या इसमें राज्यपाल की भी शपथ होगी? तो क्या इसके अंदर उपराष्ट्रपति की भी शपथ होगी? अब यहां इन 3 के ही नाम मैंने स्पेशली क्यों लिए? क्योंकि भाई ये वीआईपी हैं, ये वीआईपी लोग हैं, ये शपथ यहां पर नहीं लेंगे, बाकी व्यक्ति लेंगे। तो किस किस को कहा गया है? अब मैंने बताया कि 16वां संविधान संशोधन 1963 अलगाववाद को रोकने के लिए इसको जोड़ा गया था। और इसी कारण से जब नॉमिनेशन भरते हैं, फॉर्म भरते हैं कि भाई मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं एमपी का या एमएलए का, तो इस टाइम पर एक शपथ लेनी पड़ती है। इसके बाद में तीसरी अनुसूची के अंदर किस किस की शपथ का प्रावधान है? संघ के मंत्रियों का, संसद के लिए निर्वाचन हेतु जो कैंडिडेट हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं ना, नॉमिनेशन भर फाइल कर रहे हैं, उनका, संसद के सदस्यों यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की, इनकी शपथ के संबंध में प्रावधान है। अब किसकी नहीं है तो याद रखिएगा, तो किसकी नहीं है वो मैं आगे आपको बताने वाला हूं कि राष्ट्रपति आर्टिकल 60 के अंदर इनकी शपथ के संबंध में प्रावधान है। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रावधान है। आर्टिकल 159 राज्यपाल की शपथ के संबंध में प्रावधान है। बाकी सभी कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की शपथ संबंधी प्रावधान अनुसूची 3 में है, लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, तो ये 3 पद ऐसे हैं जिनकी शपथ संबंधी प्रावधान अलग से अनुच्छेद में डाली गई है। बाकी याद रखना, मंत्रियों की शपथ अनुसूची 3, संसद की शपथ अनुसूची 3, विधायक की शपथ अनुसूची 3, जजों की शपथ अनुसूची 3 और कैग यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की शपथ अनुसूची 3। किसकी नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और साथ में ही राज्यपाल, इन तीनों की नहीं है। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69, राज्यपाल आर्टिकल 159, यहां पर इनकी शपथ के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। तो ये सारी की सारी चीजें याद हो गई होंगी। अब यहां पे प्रश्न है, आरपीएससी एसआई एग्जाम 2021 में प्रश्न पूछा गया था, निम्न में से किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं दी गई? तो अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की शपथ के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया। राष्ट्रपति की आर्टिकल 60, उपराष्ट्रपति 69, राज्यपाल आर्टिकल 159 यहां पर दी गई है। तो यहां पर जब आप पढ़ोगे किसकी शपथ अनुसूची 3 में नहीं है, तो प्रधानमंत्री
भारत के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या सांसद? तो आंसर आप टिक करोगे एग्जाम हॉल में बैठ करके कि राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में प्रावधान अनुसूची 3 में नहीं दिया गया। तो इतनी बात हो गई। अब इससे आगे चलेंगे। अब यहां से मैं आपको बताता हूं कि शपथ दो तरह की होती है। एक तो होती है पद की शपथ, जो ऑफिस आप होल्ड करने जा रहे हैं। जब मंत्री बनेगा कोई, तो उस मंत्री पद पर उस ऑफिस की शपथ लेनी होगी। उससे अलग एक होगी गोपनीयता की शपथ। तो एक तो होगी पद की शपथ, एक होगी गोपनीयता की। अब गोपनीयता की शपथ क्यों दिलाई गई? क्योंकि मंत्री रहते हुए उस व्यक्ति के सामने बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी कि जो उसको सीक्रेट रखनी होंगी। अब हम राफेल खरीद रहे थे, अगर फ्रांस से, इसको जाकर के संसद में नहीं बोल सकते कि इसके अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सी मिसाइल है, किसकी रडार में ये नहीं आएगा। तो गोपनीयता की शपथ और साथ साथ में पद की शपथ। तो याद रखिएगा, दोनों की दोनों शपथ को लेना पड़ता है। किसको? मंत्रियों को। और याद रखना कि जो व्यक्ति केवल संसद का सदस्य बने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, कोई मंत्री नहीं बना, तो सिर्फ और सिर्फ वो कहेगा कि मैं इस पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, जो जो मेरी ड्यूटीज होंगी मैं उनका पालन करूंगा, मैं जनता की सेवा करूं। बेशक वो करेगा नहीं, पहले ही पता है, शपथ लेगा लेकिन मां कसम कि ऐसा ही करूंगा, है ना, लेकिन करेगा नहीं, ये निश्चित है पहले ही। इसके बाद में आगे चले अगर, तो चुनावी शपथ मंत्री और प्रत्याशी, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको एक बार में बता चुका हूं। तो इसको आप लोग अगर चाहेंगे तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के बढ़िया से पढ़िएगा। इसके बाद में अब चलते हैं कुर्सी की लड़ाई की तरफ। तो राज्यसभा के अंदर किस राज्य को कितनी सीटें दी जाएंगी? अब राज्यसभा के अंदर जो सीटें दी जाती हैं वो जनसंख्या के अनुपात में दी जाती है। अब मैं कहूं आपसे कि ये बताओ सबसे ज्यादा जनसंख्या किस राज्य की? तो आपके सपने में भी आएगा उत्तर प्रदेश। इतनी ज्यादा है कि अगर हम उत्तर प्रदेश को अलग देश घोषित कर दें, तो अलग देश घोषित करने के बाद में टॉप 5 कंट्रीज में हमारा उत्तर प्रदेश भी शामिल होगा। यानी कि हम किसको रिप्लेस कर देंगे? ब्राजील को हटा देंगे, वहां पर उत्तर प्रदेश आ जाएगा। अगर हम उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को ले जाकर के यूरोप के अंदर छोड़ दे, तो यूरोप वासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश वासी बहुसंख्यक हो जाएंगे। तो इसीलिए सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है राज्यसभा की सीटों की। इसके बाद में महाराष्ट्र, उसके बाद में तमिलनाडु, उसके बाद में पश्चिम बंगाल और बिहार, दोनों भाई भाई हैं, तो सेम संख्या 16 सीटें, और उसके बाद में राजस्थान का नंबर आता है। तो यहां तक आप लोगों को अनुसूची 4 एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आपके दिमाग में यह आ सकता है कि सर आपने राज्यों का तो बता दिया, क्या यूनियन टेरिटरी भी अपने यहां से राज्यसभा के अंदर अपना कैंडिडेट भेजती है? यूनियन टेरिटरीज। तो मैं आंसर दूंगा जी, दिल्ली भेजेगी, पुदुचेरी भेजेगी, और उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर भेजेगा। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। अब यहीं से ही क्यों आएगी सर? आपके दिमाग में क्वेश्चन ये उठेगा। यहीं से बेटा इसलिए आएगी क्योंकि दिल्ली में विधानसभा है, उससे अलग पुदुचेरी में विधानसभा है, उससे अलग आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा है। विधानसभा के सदस्य यानी कि जो एमएलए होते हैं, एमएलए ही वोट डालते हैं और राज्यसभा के सदस्यों को चुन करके भेजते हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ही किसको चुनते हैं? राज्यसभा के सदस्यों को। जिन यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चंडीगढ़ में नहीं है, लद्दाख में नहीं है, दमन एंड दीव में नहीं है, दादर नगर हवेली में नहीं है, लक्षद्वीप में नहीं है, अंडमान निकोबार में नहीं है, तो यहां से राज्यसभा के अंदर सीटें भी नहीं आएंगी। इतनी बात अगर मैंने आपको बता दी तो वही सेम चीज यहां पर लिखी है। केवल उन्हीं यूटीज को सीट मिलती है जिनके पास में विधानसभा है। किस किस के पास विधानसभा है? दिल्ली, तो उसको 3 सीट मिली है। पुदुचेरी, उसको 1 सीट मिली है। जम्मू कश्मीर, उसको 4 सीट मिली है। कहां पर? राज्यसभा के अंदर। जिसके पास में यूनियन टेरिटरी नहीं है, जैसे लद्दाख, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, इनको राज्यसभा में कोई सीट नहीं दी जाती क्योंकि इनके पास विधायक नहीं है। विधायक नहीं है तो चुनाव कौन करेगा? तो यहां तक की बात खत्म हो गई। मेरे हिसाब से आपको यहां तक किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं आएगा। लेकिन याद रखिएगा, क्लास के जस्ट लास्ट में मैंने 3 प्रश्न डाले हैं। उन 3 प्रश्नों का उत्तर केवल वही व्यक्ति दे पाएगा जो क्लास को बिल्कुल लास्ट तक देखते हुए जा सकता है।
और मैंने पहले ही कहा, यह केवल और केवल उन 1% लोगों के लिए है जिनके दिमाग में जुनून भरा हुआ, जज्बा भरा हुआ है कि मुझे 2026 में एक गवर्नमेंट जॉब 100% उसका ज्वाइनिंग लेटर चाहिए। तो उससे अलग बाकी भेड़ चाल है बेटा, ये अपने आप स्किप हो जाएंगे। जैसे इस वीडियो को छोड़ करके बाकी लोग जा चुके होंगे, लास्ट तक कुछ ही पहुंचने वाले हैं, तो सिलेक्शन का भी कुछ ही को ही प्रोसेस पता है। लास्ट में सिलेक्शन भी वही कुछ लोग लेंगे जो अंत तक अपने लक्ष्य के साथ टिके रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि मान लो अनुसूची 5 और 6 के बारे में आपसे पूछे तो किसके बारे में जिक्र होगा? आप कहोगे सर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब अगर दोनों का जिक्र आए तो अनुसूची 5, और उसके बाद में अगर केवल शेड्यूल ट्राइब के क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो यानी कि शेड्यूल 6, और उसमें भी केवल 4 स्टेट हैं। कौन से? जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर है, उत्तर पूर्वी भारत के अंदर है। और उत्तर पूर्वी भारत के वो कौन कौन से 4 स्टेट हैं वो भी आपको क्लास के अंदर ही याद करा दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि नेताजी अब दिल्ली छोड़ करके जंगलों की तरफ निकल करके चल दिए। अब बात करें अनुसूची 5 की, तो अनुसूची 5 एक तरीके से एक छाता है जो किसको कवर करने का काम करता है? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। क्यों? क्योंकि ये वल्नरेबल वर्ग हैं, ये ऐसे वर्ग हैं जो शोषित रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, जिनके साथ में छुआछूत तक की जो है एक बुरी जो कल्पना कर सकते हैं वो इन्होंने झेली है। तो इसके साथ में याद रखना, यह छाता उन लोगों के लिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अंदर जो इंक्लूडेड है। अब क्या पूरे के पूरे भारत में लागू होगी यह अनुसूची 5? ना, केवल और केवल उन 10 राज्यों के अंदर लागू होगी, केवल उन 10 राज्यों पर लागू होगी जहां पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं। तो उन क्षेत्रों में आपके दिमाग में आएगा सर जहां पर ये अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग ज्यादा हैं तो वहां पर पावर किसके पास में ज्यादा होगी? तो इन क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन के लिए सुपर पावर किसके पास में रखी जाती है? राज्यपाल, गवर्नर ऑफ स्टेट, गवर्नर के पास में यह सुपर पावर रखी जाती है। अगर वो चाहे इन क्षेत्रों के प्रशासन को बढ़िया से चलाने के लिए तो संसद के कानून तक को भी निरस्त कर सकता है, इतनी पावर गवर्नर को दी गई है। तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के नियंत्रण और प्रशासन की देखरेख किसके हाथ में? आप कहोगे सर ये तो राज्यपाल के हाथ में। कितने राज्यों के अंदर है लागू? 10 राज्यों के अंदर। बात हो गई क्लियर यहां पर। इससे आगे चलोगे आप लोग तो इससे आगे रहा ये। अब ये है एक वीआईपी छाता। अब छाते के अंदर भी वीआईपी छाता, यह अनुसूची 6 की बात करेगा। और किस क्षेत्र में यह बात करेगा? पूर्वोत्तर भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, ये असम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा और ये मिजोरम। तो ये इन केवल 4 राज्यों की ही बात करता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इनकी संस्कृति, इनके त्योहार, इनका पहनावा वो बिल्कुल अलग है जनजातियों का बाकी जन लोगों से। तो ये मेन स्ट्रीम से थोड़े पीछे हैं, ये अपने जो जंगल जमीन इससे ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, इसीलिए यहां पर कुछ स्वायत्तता अधिक दी गई है। तो कैसे याद करें? याद करने के लिए बस एक चीज याद रखनी है, एटीएम में मनी नहीं है। एटीएम में मनी नहीं है। असम है, टी से त्रिपुरा है, एम से मेघालय है और एम से ही मिजोरम है, लेकिन मणि नहीं है। मनी को मनी नहीं पढ़ना है, आपको मणि पढ़ना है। मणि, मणिपुर नहीं है। क्यों ऐसा क्यों पढ़ना है सर? क्योंकि क्वेश्चन बनेगा निम्न में से कौन सा राज्य की 6ठी अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन में देगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। तो एटीएम के अंदर क्या नहीं थी? मणि नहीं थी। मणि ढूंढना है आपको। ये रहा। अभी लेटेस्ट मुद्दा क्या उठ करके आया भाई, सोनम वांगचुक जो आपने 3 इडियट मूवी के अंदर देखे होंगे, वो भूख हड़ताल पर भी बैठे। उन्होंने आरोप भी बहुत सारे लगाए, उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे कि भाई इन्होंने जो बाहर से फंडिंग मिली हुई है इस तरीके से भारत में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस या अराजकता पैदा करने के लिए। लेकिन वो बात हमारी अलग है। लद्दाख के लोगों ने क्या कहा था कि हमें भी 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। अभी शामिल नहीं है, लद्दाख शामिल नहीं है, केवल 4 ही राज्य है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा।
बस यही 4 राज्य हैं। तो लद्दाख के लोग भी मांग कर रहे हैं, सोनम वांगचुक का आंदोलन था कि हमें भी अनुसूची के अंदर डाला जाना चाहिए, छठी अनुसूची के अंदर। लेकिन अभी तक जो आप लोगों का दिसंबर 2025 या जनवरी, आज की जो डेट है 16 जनवरी तक इसको शामिल नहीं किया गया। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस राज्य के लोग मांग कर रहे थे या किस यूनियन टेरिटरी के लोग मांग कर रहे थे छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए, तो आंसर क्या जाएगा? लद्दाख, है ना। इसके बाद में आगे की तरफ बढ़ोगे, असली तहलका आएगा जब पावर का बंटवारा करना पड़ेगा। यहां पर देवरानी जेठानी सास बहू वो वाली लड़ाई जो है शुरू हो जानी है। अब यहां पर जो लड़ाई शुरू होगी कि शक्ति बांटो भाई, राज्य किस क्षेत्र में काम करेगा, संसद किस क्षेत्र में काम करेगी और दोनों किस क्षेत्र में काम करेंगे। तो ये सारी की सारी चीजें। उसके बाद में भाषाओं का जादुई ट्रिक आप लोगों को याद करना है कि 21वें संविधान संशोधन से कौन सी भाषा जोड़ी गई, 71वें से कौन सी जोड़ी गई, 92वें संविधान संशोधन से किस भाषा को ऐड किया गया। उसके साथ साथ ऐसा ना हो कि आया राम गया राम होता रहे और दल बदलते रहे, रोजाना की रोजाना सरकार गिरती रहे। ऐसा भी ना हो कि गांव और शहरों का विकास ठीक तरीके से ना हो सके। तो आगे के सारे कार्यक्रम आपके किस चीज पर होंगे? वो हमारे अनुसूचियों के ऊपर होंगे। उस अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9 और अनुसूची 11, 12, 10, 11, 12। तो यहां पर हम लोग आज की क्लास को स्टॉप करते हैं। आगे आप लोगों की जो क्लास होगी अनुसूची 7, अनुसूची 8, अनुसूची 9, अनुसूची 10, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 के ऊपर होगी। 6 अनुसूचियां आप लोगों ने याद कर ली होगी, 6 अनुसूचियां आपकी बची हुई हैं। तो तैयार रहिएगा बाकी अनुसूचियों के लिए। और आप लोगों के लिए आज की क्लास का मैं एक क्वेश्चन छोड़ करके जा रहा हूं कि मुझे बताइएगा सभी राज्यों में सबसे अधिक राज्यसभा की सीट किस राज्य के पास में है। तो अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद आप सभी बच्चों का। भगवान महादेव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।